हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स, जिसमें हम फोकस करते हैं आपकी कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी स्किल्स को इम्प्रूव करने में विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स। और ये सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट की थी जून में। तो अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के आरसीज डिस्कस कर डिफरेंट टाइप के एडिटोरियल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो वो सभी आप देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बैंकिंग वीडियो कोर्सेज पर डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। आप जो अगर अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप प्रीलिम्स से मेंस लेवल तक करना चाहते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सब कुछ कवर करता है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और आप सब्जेक्ट वाइज परचेज कर सकते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन भी। तो अभी लॉन्च ऑफर है, आप PM10 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इन कोर्सेज़ पे। तो आप आज ही इनको परचेज़ कर सकते हैं। चलो तो ये अब एडिटोरियल इनसाइट्स आपको कैसे हेल्प करते हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू टुडेज एडिटोरियल जो है यस टू पाइनएप्पल। बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है और अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसको आप एक बार रीड करके देखिए खुद विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी और देन वी विल डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट पेज, वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिए। ओके चलो, आई होप आपने ये रीड कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। तो येस टू पाइनएप्पल। अब इंट्रोडक्शन क्या है? Has a 2000-year-old fresco finally put to rest the debate about whether fruit is an appropriate pizza topping? क्या एक 2000-year-old फ्रेस्को इज़ अ टाइप ऑफ पेंटिंग। जब पुराने टाइम में जब जैसे एक दीवार के ऊपर प्लास्टर किया जाता था तो प्लास्टर जब वेट होता था तो उसी टाइम पे उस पर पेंटिंग बना दी जाती थी। तो जब प्लास्टर सूखता था तो वो वहाँ पर पेंटिंग उस वॉल पे बन जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी। तो फ्रेस्को आप एक दीवार पे बनी हुई पेंटिंग मान सकते हैं। तो एक बहुत पुरानी पेंटिंग जो है वो डिस्कवर की गई है, 2000 ईयर ओल्ड पेंटिंग है। और क्वेश्चन ये है कि क्या उसने एक डिबेट को ख़त्म कर दिया। पुट टू रेस्ट मीन्स टू एंड समथिंग। ठीक है, तो किसको एंड किया? क्या डिबेट ख़त्म हो गई है कि क्या फ्रूट जो है वो हम पिज़्ज़ा पे टॉपिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं? So, the painting, which was recently uncovered by archaeologists in the ancient Roman city of Pompeii, features a circular flatbread topped with what looks like pesto, pomegranate and possibly a date. तो अब जो पेंटिंग मिली है, जो फ्रेस्को मिला है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो अभी रिसेंटली अनकवर की गई है, रिसेंटली ही डिस्कवर हुई है, अभी फिलहाल हाल ही में। और वो कहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की? इन द एंशिएंट रोमन सिटी ऑफ पॉम्पेई। शायद आपने पॉम्पेई के बारे में सुना हो कि जो ये एंशिएंट सिटी थी तो वहाँ पे जब एक वोल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ और वो सिटी उसके ऐश में और उसके लावा में दब गई थी। तो वहाँ उस पॉम्पेई जो सिटी है वहाँ पर ये डिस्कवर हुआ। और जो अब उस जो फ्रेस्को है उसमें इट फीचर्स अ सर्कुलर फ्लैट ब्रेड टॉप विद व्हाट लुक्स लाइक पेस्टो। तो जो पेंटिंग के अंदर शो की गई है, क्या डिपिक्ट की गई है? एक फ्लैट ब्रेड है जिसके ऊपर क्या टॉपिंग क्या क्या है? पेस्टो क्या होता है? ग्रीन कलर्ड सॉस होती है जो इटालियन कुजीन में यूज़ होती है। तो पेस्टो है, पोमिग्रेनेट है एंड एक डेट है। लाइंग नेक्स्ट टू द प्रोटो पिज़्ज़ा। जब हम प्रोटो यूज़ करते हैं किसी वर्ड से पहले, तो यानी कि जो पिज़्ज़ा से पहले की जो ये इनिशियल जो वर्जन है पिज़्ज़ा का, वो हम कह सकते हैं। तो जो प्रोटो पिज़्ज़ा था, इन द पेंटिंग्स आर फ्रूट्स दैट रिजेंबल पाइनएप्पल। तो ये फ्रूट्स जो है ये उस फ्लैट ब्रेड के ऊपर लगे हुए हैं एज टॉपिंग्स। और उसके पास में ही लाइंग नेक्स्ट टू द प्रोटो पिज़्ज़ा, तो उसके पास में ही क्या है? पाइनएप्पल जैसे दिखने वाले फ्रूट्स। अब रिजेंबल का मतलब लुक लाइक, तो ऐसे फ्रूट्स रखे हुए हैं जो पाइनएप्पल जैसे दिखते हैं। ओके, दिस इज़ एन स्पेशली इंट्रीगिंग डिटेल। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल है। क्यों? एज द फर्स्ट टाइम अ यूरोपियन एनकाउंटर्ड दिस फ्रूट। तो जब पहली बार किसी यूरोपियन ने पाइनएप्पल को देखा था तो वो कब देखा था? इट वॉज इन 1493 when क्रिस्टोफर कोलंबस लैंडेड इन द कैरिबियन आर्किपेलागो ऑफ ग्वाडेलूप। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पे एक कैरिबियन आर्किपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स
तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहाँ पे, एक रिवर में भी हो सकते हैं, सी में भी। जनरली हम सी में जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करते हैं तो वहाँ हम आर्किपेलागो यूज़ करते हैं। तो अब पहली बार किसी यूरोपियन ने, जितना हमें पता है, पहली बार किसी यूरोपियन ने जब पाइनएप्पल को देखा था तो वो था 1493 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस कैरिबियन आइलैंड्स में गए थे और वहाँ पे उन्होंने ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसका नाम है ग्वाडेलूप, वहाँ पर देखे थे। अब यहाँ पर अब ये हमने एक जो डिटेल, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिस की है वो देखते हैं कि जब, अच्छा, एनकाउंटर करना क्या होता है। देखो, एनकाउंटर आमना सामना हो जाना, लेकिन यहाँ पर है कि कम अक्रॉस, यानी किसी कोई चीज़ आपको दिख जाती है। तो किसी यूरोपियन को पहली बार ये फ्रूट कब दिखा था, 1493 में। अच्छा, अब उस फ्रूट के बारे में ही और इन्फॉर्मेशन है, पाइनएप्पल, अदरवाइज नोन एज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पिज़्ज़ा टॉपिंग। तो जो पाइनएप्पल है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, जिससे लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाए, लोग आपस में लड़ने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे, ऐसी कोई चीज़ हो तो उसे हम कॉन्ट्रोवर्शियल कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पिज़्ज़ा टॉपिंग में से एक है नोन एज द मोस्ट, अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पिज़्ज़ा टॉपिंग पाइनएप्पल है। ओके, तो ये इतना हमने देखा। तो ये एक बैकग्राउंड मिला कि 1493 और यानी अराउंड 600 ईयर्स पहले, 620 ईयर्स पहले। लेकिन उससे भी अगर हम पहले देखें, वो 2000 ईयर्स पहले की बात है। तो उस टाइम पे भी अगर एक पेंटिंग में, इटली में, अगर एक हमें पाइनएप्पल जैसा फ्रूट दिखता तो ये इंटरेस्टिंग डिटेल है, क्योंकि 1493 से पहले किसी यूरोपियन ने नहीं देखे थे पाइनएप्पल्स। what are modern pizza lovers to make of this? To make of मतलब कि to understand from this, कि अब जो मॉडर्न पिज़्ज़ा लवर्स हैं आपकी तरह, तो वो इससे क्या समझ सकते हैं। Did the ancients really put fruit on their pizza? क्या सही में जो एंशियंट पीपल थे वो अपने पिज़्ज़ा पर फ्रूट टॉपिंग लगाकर वो कंज्यूम करते थे? Could the flatbread depicted in the Pompeii fresco even be properly described as pizza? क्या जो हमने जो इस पेंटिंग में हमें पिज़्ज़ा जैसी जो एक फ्लैट ब्रेड दिखाई देती है, क्या हम सही में उसे पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं? डिपिक्टेड मतलब शोन या ड्रॉन, ठीक है, पेंटिंग की बात हो रही है, तो उसमें जो ये जो फ्लैट ब्रेड दिखाई दे रही है, क्या इसको हम पिज़्ज़ा कह भी सकते हैं? गिवन दैट, यानी बिकॉज इट लैक्स द टू की इंग्रेडिएंट्स दैट गो इनटू द ट्रेडिशनल नियोपॉलिटन मार्गरीटा क्रिएटेड इन दी अर्ली 1800s। क्योंकि जो पेंटिंग में हमें पिज़्ज़ा दिख रहा है एंशियंट पेंटिंग के अंदर, उसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं जो मॉडर्न पिज़्ज़ा में होते हैं। वो क्या है? टोमेटो एंड मोज़रेला। तो जो ट्रेडिशनल नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा है जो 1800s में जो बनाया गया था, तो उसमें हमेशा टोमेटो एंड मोज़रेला ये दो इंग्रेडिएंट्स होते ही हैं, और यही दोनों मिसिंग हैं जो हमारी जो पेंटिंग है जो डिस्कवर हुई है। तो क्या उसको हम पिज़्ज़ा कह भी सकते हैं या नहीं? ओके, तो विदाउट टोमेटो एंड मोज़रेला फ्लैट ब्रेड विद सॉस एंड और टॉपिंग्स इज जस्ट दैट, फ्लैट ब्रेड। तो बिना टोमेटो और चीज़ के तो एक फ्लैट ब्रेड ही कहलाएगी, उसे हम पिज़्ज़ा नहीं कह सके। इट इज़ जस्ट दैट व्हाट, इट इज़ जस्ट फ्लैट ब्रेड। दिस इज ऑल्सो वाई आर्कियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व इन द डिग से। तो यही तो दिस इज वॉट, तो यही आर्कियोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं कि पॉइंटिंग टू द पॉपुलैरिटी at about the time that Mount Vesuvius buried Pompeii in volcanic ash of a kind of bread known as mensa, which was used as an edible plate। तो वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि जो पेंटिंग डिस्कवर की गई है ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये एक दूसरे टाइप की ब्रेड है जिसका नाम है मेंसा। और आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जिस टाइम पे ये माउंट वेसुवियस जो वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ था, तो उसकी ऐश में जब ये पोम्पेई बरी हो गया था, दब गया था उसकी राख में, तो उस टाइम पे एक मेंसा नाम की ब्रेड पॉपुलर थी। तो ये वो है विच वॉज, उसको यूज़ किया जाता था इस ब्रेड को एक एडिबल प्लेट की तरह। तो उस ब्रेड को प्लेट की तरह यूज़ किया जाता था जिसको खा सकते हैं, एडिबल मीन्स जिसको कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये तो आर्कियोलॉजिस्ट का व्यू है, वो भी ये मानते कि ये पिज़्ज़ा नहीं, ये एक फ्लैट ब्रेड एक टाइप का जिसका नाम था मेंसा। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी the uncovering of the Pompeii fresco could very well be adopted as evidence of the pizza's long lineage। लेकिन फिर भी भले ही हम कहें कि उसके अंदर नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा की तरह नियोपॉलिटन मार्गरीटा की तरह उस पर टोमेटो एंड मोज़रेला नहीं है, पर फिर भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि
ये कुड वेरी वेल बी अडॉप्टेड एज एन एविडेंस ऑफ पिज़्ज़ाज लॉन्ग लीनिएज, कि हम ये मान सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा नहीं है पर पिज़्ज़ा की लीनिएज की धीरे धीरे इवॉल्व होके पिज़्ज़ा बना होगा। तो पिज़्ज़ा से पहले जो वर्जन हो सकता है पिज़्ज़ा का, ये वो है। तो पिज़्ज़ाज लॉन्ग लीनिएज, लीनिएज क्या होता है? एंसेस्ट्री, ठीक है। तो एंसेस्ट्री क्या होते हैं? पूर्वज। तो हम ये मान सकते हैं कि एक तरह से उसका एंसेस्टर है मॉडर्न पिज़्ज़ा का। तो एट द वेरी लीस्ट इट ऑफर्स अ फ्रेश आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दोज हु डिक्राई द यूज ऑफ फ्रूट ऑन पिज़्ज़ा। तो कम अगर हम एट द वेरी लीस्ट अगर हम सबसे नेगेटिव जो है आर्ग्यूमेंट भी अगर हम ये भी मान लें कि ठीक है ये पिज़्ज़ा नहीं है, तब भी हमें एक आर्ग्यूमेंट मिलती है, एटलीस्ट हमें एक आर्ग्यूमेंट मिलती है किन के अगेंस्ट? उन लोगों के अगेंस्ट जो डिक्राई करते हैं फ्रूट ऑन पिज़्ज़ा, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पिज़्ज़ा के ऊपर आप फ्रूट टॉपिंग नहीं यूज़ कर सकते। डिक्राई का मतलब क्रिटिसाइज़ करना किसी चीज़ को। तो पिज़्ज़ा एज इट कॉन्कर्ड द वर्ल्ड मेड रूम फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल टॉपिंग्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि जैसे अब पिज़्ज़ा शुरू मॉडर्न पिज़्ज़ा की अगर हम बात करें तो उसमें जो नियोपॉलिटन मार्गरीटा है तो उसमें टोमेटो एंड मोज़रेला यूज़ होता था, और फिर जैसे जैसे ये जो पिज़्ज़ा था इट कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, जैसे जैसे फैलता गया वर्ल्ड में, इट मेड रूम फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल टॉपिंग्स। तो धीरे धीरे उसमें हर टाइप की टॉपिंग्स उसमें आने लगी। नॉन ट्रेडिशनल जो इटली में ट्रेडिशनली यूज़ नहीं होती थी टॉपिंग्स, वो टॉपिंग्स भी डलने लगी, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पिनच, ब्रोकली, रेनडियर मीट एंड क्लैम्स। तो नॉन ट्रेडिशनल टॉपिंग्स, इस टाइप की टॉपिंग्स भी डलने लगी पिज़्ज़ा पे। सो व्हाई नॉट फ्रूट टू? तो अगर ये नॉन ट्रेडिशनल टॉपिंग्स अगर हो सकती हैं पिज़्ज़ा पे, तो फिर फ्रूट टॉपिंग्स क्यों नहीं हो सकती? एंड लेट प्यूरिस्ट्स हु कंटिन्यू टू निटपिक रिमेंबर, और जो प्यूरिस्ट्स हैं, प्यूरिस्ट्स जो बिलीव करते हैं किसी ट्रेडिशन के अंदर और उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर प्योरिस्ट मतलब वो पिज़्ज़ा लवर्स जो मानते हैं कि नहीं, जो ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा टॉपिंग है सिर्फ वही होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। तो उन्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। और वो निटपिक करते हैं। क्या निटपिक करते हैं? बिना वजह किसी चीज़ में आप सिर्फ गलतियाँ ढूंढ रहे हो, अनइम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स ढूंढ रहे हो जिन मिस्टेक्स का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो जो निटपिक करे छोटी छोटी बातों पे मिस्टेक्स ढूंढना, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि टोमेटो भी एक फ्रूट है, कि अगर वो टोमेटो को अगर अगर जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं पिज़्ज़ा पे टॉपिंग, तो टोमेटो भी तो एक फ्रूट है। तो इसीलिए वो दे शुड नॉट क्रिटिसाइज द यूज़ ऑफ अदर फ्रूट्स एज टॉपिंग ऑन पिज़्ज़ा। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था, ओके, एंड आई होप आपने इन्जॉय भी किया होगा ये रीड करने में। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो आज के एडिटोरियल में थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ब्रेकिंग थ्रू, ठीक है, चलो इसको रीड करते हैं। नेक्स्ट, ओके, ठीक है। तो आई थिंक आपने रीड कर लिया है एडिटोरियल। चलो स्टार्ट करते हैं। IIT Bombay should be commended on becoming the second Indian institution after IISc Bangalore to crack the top 150 in the QS World University ranking। तो IIT बॉम्बे को कमेंड किया जाना चाहिए। हमने पहले भी देखा था, कमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ़ करना, प्रेज़ करना, ओके। तो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि वो सेकेंड इंस्टीट्यूशन बना है, सेकेंड इंडियन इंस्टीट्यूशन जो टॉप 150 रैंक में आया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और इससे पहले IIT बॉम्बे से पहले IISc बैंगलोर आया था। तो the institute was placed 149 in the latest edition of the rankings released on Tuesday. In the past 5 years, IITB has done consistently well on two crucial yardsticks of academic excellence. तो last 5 years से जो IIT बॉम्बे है उसने consistently लगातार जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। किन चीज़ों पे? दो इम्पॉर्टेंट यार्ड स्टिक्स पे। क्रूशियल यानी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो तो बहुत इंपॉर्टेंट यार्ड स्टिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए जिससे आप कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है किसी चीज़ की, ठीक है, आप कहते हो ये 10 मीटर से 20 मीटर, तो आप 1 मीटर से आप कंपेयर कर रहे हो कि 1 मीटर से 20 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड है। तो ऐसे ही यार्ड स्टिक मतलब कि कोई
कोई ऐसा स्टैंडर्ड जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। तो ऐसे दो इम्पॉर्टेंट यार्डस्टिक्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं एकेडमिक एक्सेलेंस पे, जिस पे आईआईटी बॉम्बे 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो है रिसर्च आउटपुट ऑफ इट्स फैकल्टी, जो टीचर्स हैं, जो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनका जो रिसर्च आउटपुट है, कितने रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए हैं, एंड द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ग्रेजुएट्स हैव सिक्योर्ड फॉर इट अमंगस्ट एम्प्लॉयर्स। और जो रेपुटेशन है, जो रिस्पेक्ट है आईआईटी बॉम्बे की, वो जो उसके ग्रेजुएट्स ने अर्न की है, ठीक है, गेन की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमंगस्ट दी एम्प्लॉयर्स के बीच में कितना जो आईआईटी बॉम्बे को लेकर रेपुटेशन जो है वो इम्प्रूव हुई है आईआईटी बॉम्बे की इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में। अनफॉर्चुनेटली IISc's परफॉर्मेंस इन दीज क्राइटेरिया सीम्स टू हैव कम डाउन। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि जो IISc बेंगलोर है उसकी परफॉर्मेंस इन क्राइटेरिया में, रिसर्च आउटपुट पे और जो एम्प्लॉयर्स में रेपुटेशन है उस इंस्टीट्यूट की, इन दो क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया और यार्डस्टिक आप जो है वो हम यहाँ सिनोनिम्स की तरह यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। और एक और वर्ड है, तो यार्डस्टिक, क्राइटेरिया, यार्डस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है, मेट्रिक आगे आएगा। तो ये वर्ड्स जो है वो यहाँ पर सिनोनिम, नियर सिनोनिम्स की तरह यूज़ हो रहे हैं। सबका मतलब एक स्टैंडर्ड है। तो अब यहाँ पर तो ये जो क्राइटेरिया की बात हो रही है, ये जो यार्डस्टिक की बात हो रही है, कौन सी, रिसर्च आउटपुट और जो रेपुटेशन है, इसमें IISc बेंगलोर जो है वो पिछले साल से थोड़ा नीचे आ गया है। एंड द बेंगलुरु इंस्टीट्यूट हैज़ फॉलन आउटसाइड द टॉप 200 इन द QS रैंकिंग। तो वो पहले 150 में था, टॉप 150 में, लेकिन अब वो 200 से जो है वो बाहर निकल गया है। IIT Delhi's position too has dropped from 174 to 197. Overall, however, the rankings show the country's higher education system in good light. तो कुछ जो टॉप इंस्टीट्यूट्स थे वो थोड़ा उनकी रैंकिंग कम हो गई है, IIT बॉम्बे की इम्प्रूव हो गई है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो है कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया का वो एक उसकी अच्छी पिक्चर पेंट होती है, क्योंकि पहले 45 इंडियन इंस्टीट्यूशंस, सो जो पहले 41 इंस्टीट्यूशंस थे लास्ट ईयर टॉप 150 में, और अब 45 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 150 में रैंक करते हैं, ठीक है, नहीं जो QS लिस्ट में रैंक करते हैं, सॉरी 250 में, टॉप 150 में नहीं, जो QS की जो रैंकिंग है उसमें आते हैं, पहले सिर्फ 41 थे। Their performance should not detract, however, from the problems that affect the country's university system. तो अगर अब ये जो परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस, पहले से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, ज़्यादा इंडियन इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग में, लेकिन उससे हमारा जो ध्यान है वो भटकना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द कंट्री। तो वो किसी चीज़, डिट्रैक्ट यानी किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को कम कर देना, ध्यान जो है किसी चीज़ से हट जाना, तो वहाँ से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कंट्री के यूनिवर्सिटी सिस्टम को में हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें तो ख़ास तौर पे एनर्जी और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स। जैसे अब देखें, एज IIT डायरेक्टर शुभाशीष चौधरी told this newspaper in an interview, the metrics of global rankings do not always account for the idiosyncrasies of the higher education setup. तो जो IIT बॉम्बे के डायरेक्टर है, ये रहा उनका नाम, उन्होंने क्या बताया कि जो मेट्रिक्स हैं ग्लोबल रैंकिंग्स, यानी जो क्राइटेरिया हैं, जो यार्डस्टिक्स हैं, जो मेट्रिक्स, तीनों यहाँ पर सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो यानी जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर वो अपनी रैंकिंग्स बनाते हैं, वो हमेशा दे डू नॉट अकाउंट फॉर द इडियोसिंक्रेसीज ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम। वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्लेन करेंगे कि जो जो हायर एजुकेशन सिस्टम की इडियोसिंक्रेसीज हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड, काफ़ी लोग कुछ को पता भी होगा पर कुछ को नहीं भी पता होगा। तो इडियोसिंक्रेसीज होती है किसी चीज़ में कुछ अलग, अनोखी कोई फीचर हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको सेट अपार्ट करती है बाकी सब चीज़ों से। तो कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो कई चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते मैट्रिक्स, ठीक है। जिस
मैट्रिक्स के बेसिस पे, जिस स्टैंडर्ड के बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी डिफरेंट अलग अलग फीचर्स हैं, हर चीज़ को वो एक्सप्लेन कर पाए, कंसिडर कर पाए, ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, अब वो ये कोट्स में है, तो यानी कि उन्होंने क्या कहा, शुभाशीष चौधरी ने, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ टू सी द इम्पैक्ट वी मेक ऑन द सोशल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। तो रैंकिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या उनका जो उनके इंस्टीट्यूट का इम्पैक्ट है इंडिया के सोशल इकोसिस्टम पे, वो कितना है। IITB's climb up. IITB's climb up the UQS rankings in the past 4 years shows that the institute has worked consistently towards that task. तो अब जैसे लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, रैंकिंग इम्प्रूव हुई है IIT बॉम्बे की, तो वो शो करते हैं कैसे उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है, इस स्पेसिफिकली अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करने पे। Unfortunately, it is amongst the few exceptions in an ecosystem marked by an increasing lack of synergy between industry and tech training institutes. तो लेकिन इसने तो जो IIT बॉम्बे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। ज़्यादातर क्या हो रहा है, ये बहुत गिने चुने जो एक्सेप्शंस हैं उनमें आता है IIT बॉम्बे। उसके अलावा जो हमारा इकोसिस्टम है वो किस चीज़ क्या कहें कि इट इज़ मार्क्ड बाय एन इंक्रीजिंग लैक ऑफ सिनर्जी। तो जो हमारा इकोसिस्टम है हायर एजुकेशन का, वहाँ पर लैक ऑफ सिनर्जी है। सिनर्जी होता है जब दो में हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट पीपल हैं मिलके जब काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में वो साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूट्स नहीं मीट कर पा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री को वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये ज़्यादातर ये हो रहा है, लेकिन IIT बॉम्बे एक्सेप्शंस में आता है। अच्छा, यहाँ पे मार्क्ड बाय लिखा है हमने, तो जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो कैरेक्टराइज, हम कहते हैं मार्क्ड बाय, हम कहते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय भी कह सकते हैं। यानी कि उसमें कॉमनली हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि सिनर्जी नहीं है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स के बीच में। A number of surveys have highlighted that only 1 in 5 engineering graduates in the country has the state-of-the-art skills required in today's job market. तो अब जो कई सर्वेज हैं जिन्होंने बताया कि सिर्फ 1 in 5 यानी 20% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही हैं जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल्स हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इज़ मॉडर्न, जो आजकल के टाइम में रिक्वायर्ड हैं। तो वो स्किल्स सिर्फ 20% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास हैं जो आज की जॉब मार्केट में रिक्वायर्ड है। वो स्किल्स ज़्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास नहीं है, और ये कई सर्वेज ने ये चीज़ हाईलाइट की है, उस पर फोकस किया है। चौधरी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बजट कंस्ट्रेंट्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो जो IIT बॉम्बे के डायरेक्टर हैं उन्होंने एक और चीज़ के ऊपर बात की, वो थी कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, लिमिट्स हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बजट पे, उसके ऊपर भी बात की। He said that the government has its limitations when it comes to funds, and IITB is connecting with the industry to bridge the gap. कि गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस है कि वो कितना बजट प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए IIT बॉम्बे क्या कर रहे हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, कंपनीज़ के साथ, ताकि जो उनकी फंडिंग में जो गैप है, जितना उन्हें फ़ंड चाहिए और जितना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पा रही है, उसके जो गैप है उसको वो ख़त्म कर सकें। तो उसके लिए हम फ्रेज़ क्या यूज़ करेंगे, ब्रिजिंग द गैप, यानी कि रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। तो उनके बीच में जब डिफरेंस उन्हें ख़त्म करने के लिए वो इंडस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्री हैज़ बीन एन अंडर परफॉर्मर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन R&D। R&D इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो अंडर परफॉर्मर रही है, एक्सपेक्टेशन से उसने कम परफॉर्म किया है। जितना उसे इन्वेस्ट करना चाहिए इंडियन इंडस्ट्री को R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उतना नहीं कर रही है। R&D एंड स्किलिंग, इन चीज़ों में इंडियन इंडस्ट्री इतना इन्वेस्ट नहीं कर रही। The few education related philanthropy initiatives in recent times have been directed at elite institutes. और जो थोड़े बहुत the few जो गिने चुने इन एजुकेशनल रिलेटेड philanthropy initiatives हैं। philanthropy is आप चैरिटी करते हो, आप मनी या फिर दूसरी चीज़ें डोनेट करते हो बाकी लोगों की हेल्प के लिए। तो ये जो बाकी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एजुकेशन रिलेटेड, जहाँ पर कंपनीज़ या बिजनेसेस जो है वो मनी स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन
एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन पे, तो वो कहाँ पर डायरेक्टेड है? अगर खर्च किया भी है इंडस्ट्री ने, तो वो कहाँ पर खर्च किया है? वो किया है एलीट इंस्टीट्यूट, जो टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूट्स है वहीं पर ही उन्होंने स्पेंड किया है। बाकी जगह पर जो इंडस्ट्री है उसने नहीं स्पेंड किया। रिजॉल्विंग इंडियाज स्किल क्राइसिस रिक्वायर्स प्राइवेट एंड पब्लिक एजेंट्स टू शो विलिंगनेस। अगर हमें सॉल्व करना है, ख़त्म करना है जो इंडिया का जो स्किल क्राइसिस अभी चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री की, जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है जो एजुकेशन सिस्टम, तो इस क्राइसिस की जो बात हो रही है उसमें प्राइवेट की भी ज़रूरत है और पब्लिक एजेंट्स दोनों की ज़रूरत है, ताकि वो दे बोथ शुड शो विलिंगनेस टू एंगेज विद फैकल्टी। तो प्राइवेट और पब्लिक एजेंट्स, प्राइवेट एजेंट्स दैट इज़ द इंडस्ट्री, पब्लिक एजेंट्स यानी जो गवर्नमेंट है, तो उनको विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी, उन्हें अपनी ईगरनेस शो करनी पड़ेगी, इच्छा कि टू एंगेज विद द फैकल्टी। एंगेज करना, इन्वॉल्व होना किसी के साथ, इंटरेक्ट करना, तो उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ेगा फैकल्टी के साथ जो फैकल्टी पढ़ा रही है स्मॉल सिटीज़ में, स्मॉल टाउन्स में, क्योंकि ज़्यादातर जो फंडिंग मिल भी रही है, ज़्यादातर जो फिलैंथ्रोपी वाले इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सिर्फ टॉप जो एलीट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ लिए गए हैं। तो ज़रूरत है कि अगर हमें ये क्राइसिस सॉल्व करना है तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को ही, दोनों एजेंट्स को यानी कि इंडस्ट्री को भी और गवर्नमेंट को भी एंगेज करना होगा, यानी जो स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स में पढ़ा रहे हैं फैकल्टी, उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा। ग्लोबल एक्सपीरियंस शोज टेकिंग सच रिस्क यील्ड्स पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट्स। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर जब भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ऐसे रिस्क लिए गए हैं जहाँ पे स्मॉल टाउन्स, स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी के साथ एंगेज किया गया और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है, तो उससे बहुत ज़्यादा यील्ड्स मतलब कि प्रोवाइड्स, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, अब पाथ ब्रेकिंग मतलब क्या हमने इससे सिमिलर एक वर्ड पढ़ा था, ट्रेल ब्लेजिंग। ठीक है, ट्रेल ब्लेजिंग में हमने देखा था कि जैसे कोई पर्सन है वो रास्ता दिखाता है, तो एक नया बिल्कुल ट्रेल ब्लेजिंग, इनोवेटिव, तो कोई एक नई राह ही खुल जाए, एक नया रास्ता ही मिल जाए, तो उसको हम कहेंगे पाथ ब्रेकिंग, ट्रेल ब्लेजिंग, इनोवेटिव। तो इस टाइप के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे अगर हम इस टाइप के रिस्क लेते हैं तो ये इस एडिटोरियल से में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे उनके लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना भी है कि सिर्फ याद नहीं करते जाना, कई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कई नए मिलेंगे, तो जो हमें सिनोनिम्स भी मिल रहे हैं हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, उनके बस माइंड में रखना है, जितना ज़्यादा हम उनका यूज़ देखेंगे वो अपने आप हमें याद होने लग जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पेज है उसका। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।